हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आईसी और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा ही नहीं बल्कि आपका भी मनपसंदीदा प्रोग्राम यारों के फैशन। दोस्तों के जैसा आप जानते हो कि हमारे प्रोग्राम के थीम है दोस्ती, दोस्ती और सिर्फ दोस्ती। दोस्ती के बारे में देखो कितना कहा जाए और कितना लिखा गया है, लेकिन कभी लाइनें आज तक बंद नहीं हुई है दोस्तों। तो ऐसे ही किसी शायर ने कहा है कि अगर दिल ना मिले तो प्यार अधूरा होता है, चांदनी के बिना तो चांद भी अधूरा होता है। दोस्तों की भूलकर जिंदगी कभी कटती नहीं दोस्त, क्योंकि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे साथ में कुछ मेहमान आते हैं जो अपने साथ में लेके आते हैं अपने बचपन की यादें, अपने साथ की यादें जो उन्होंने अपने साथ में शेयर की है। तो ऐसे ही दो दोस्त मेरे साथ में आज मेरे पास फिर से पधारे हैं। दरअसल ये दोस्त थोड़े से मेरे लिए स्पेशल भी है, क्योंकि मैंने न केवल इनके साथ में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है, बल्कि उसके बाद में भी हम लोग काफी संपर्क में रहे और इन दोनों ने अपने अपने लिए एक अच्छे मुकाम हासिल किए, जिन पे मुझे भी काफी गर्व महसूस होता है। और मैं मानता हूँ कि मेरी दोस्ती जो है, मैं इनसे मतलब जब भी मिलता हूँ तो मुझे बेहद खुशी होती है। तो सबसे पहले मैं परिचय कराता हूँ मेरे साथ में मिस्टर भरत सिंह जी। भरत सिंह जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। कैसे भरत जी आप? फर्स्ट क्लास, सुंदर, बहुत अच्छे। थोड़ी सी गुलगुली हो रही है कि आज कुछ स्पेशल होने वाला? बिल्कुल, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आज इस प्रोग्राम के लिए। ओके, तो भरत जी के बारे में मैं जो बताऊंगा आपको, मैं क्या मतलब दरअसल वो खुद ही आपको बताएंगे, क्योंकि अभी आपको केवल नाम सुनने में लग रहा होगा भरत जी, लेकिन ये क्यों स्पेशल है और क्यों हमारे प्रोग्राम में आए ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में। इतने में मैं अपने दूसरे दोस्त और मेरे बाल सखा जिनको हम बोल सकते हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। तो वेलकम श्याम सुंदर जी, हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रजीत जी, आपने मुझको इस लायक समझा और जो है प्रोग्राम में शामिल किया। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपने बचपन के पुराने बाल सखाओं के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओके, थैंक यू। और मैं भी आपका काफी आभारी हूँ आप दोनों का कि मैंने हमारे आमंत्रण को आपने स्वीकार किया और मुझे ये गौरव हासिल करने दिया कि मैं आपसे कुछ चंद सवाल पूछ सकूं, क्योंकि मित्रता के लाइफ में तो हम कभी एक दूसरे से सवाल पूछ नहीं पाए, और जब सवाल पूछते थे तो उस समय पता ही आपको कैसे उल्टे सीधे जवाब मिलते थे। तो आई एम वेरी प्रीटी एक्साइटेड क्यों आप लोगों के साथ में हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे साथ में उन्होंने बचपन गुजारा हुआ है, लेकिन चूंकि दर्शकों को इस बारे में कुछ पता नहीं होता है, तो क्यों ना हम उनके बारे में उन्हीं के मुंह की जुबानी जाने। तो भरत जी, मैं सबसे पहले आप पे आता हूँ। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि मैं तो आपको मतलब जानता ही हूँ ऑब्वियसली, तो दर्शकों को हमारे पता लगे कि आखिर शख्सियत क्या है। जी जी, मेरा नाम भरत सिंह है और इस समय जो मैं हूँ, मैं काना माखन जो पब्लिक स्कूल है उसमें कार्यरत हूँ। वहाँ मैं HOD स्पोर्ट्स हूँ इस समय, और पिछले 11 साल से मैं वहीं काम कर रहा हूँ। अभी मेरे परिवार में मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे हैं। एक बच्चा मेरा जो है 12th इस साल उसने पास किया है। तो एक छोटा सा परिवार है मेरा, और मैं माता पिता के साथ ही यहाँ गौरनगर कॉलोनी में रह रहा हूँ इस समय। वृंदावन बात कर रहे हैं आप? जी, वृंदावन बास कर रहा हूँ। अच्छा, ये विश्वास नहीं होता कि आपका बच्चा ग्रेड 12th कर रहा है? जी, 12th पास कर चुका है। 12th पास कर चुका है जी। कमाल है। आपको देख के ऐसा लगता नहीं कि आपके बच्चे 12th पास करने की फिक्र सोचते होंगे। ओके, तो श्याम सुंदर जी, सेम यही सवाल मेरा आपसे, आप अपने बारे में परिचय हैं, आप मतलब क्या हस्ती हैं लोगों की? परिचय वैसे आपको तो बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो जानता ही हूँ। बचपन के बाल सखाए आप, और भरत जी भी मेरे बहुत अच्छे बाल सखा रहे हैं जी। आज भी हम लोग साथ साथ पढ़े थे, लेकिन अन्य लोग जो हैं उनके बारे में उनके लिए थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं। बहुत ही मामूली सा व्यक्तित्व है मेरा, और वृंदावन में जन्म लिया, ब्रजवासी हूँ। मेरे पिताजी नगर शिक्षा अधिकारी ऑफिसर रैंक के व्यक्ति थे। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्हीं के डिपार्टमेंट में मैं आज कार्यरत हूँ। बेसिक शिक्षा विभाग में हूँ, और एक माट मूला प्राथमिक विद्यालय है माट में, वहाँ एज ए शिक्षक के रूप में सहायक अध्यापक पढ़ा रहा हूँ सरकारी स्कूल में। ये भी मेरा सौभाग्य है। इसके अलावा जो मैंने कभी अपने जो एम बनाया था, जी, मुझे बहुत अच्छा संगीतकार बनना है, तो उस परिप्रेक्ष्य में मैंने काफी मेहनत की, और उसी के लिए मैंने जो है अपने बड़े बड़े जो लक्ष्य मैंने सोचे थे कि मुझे CA बनना है या CS बनना है, सब मैंने छोड़ दिए एक अच्छा संगीतकार बनने के लिए। तो मैं संगीत से MA भी हूँ,
अच्छा। संगीत में मुख्य विषय मेरा जो रहा है वादन है, तबला वादन। तो तबला वादन से मैंने जयपुर से जो है एमए किया है। इसके अलावा आप लोगों की दुआओं से उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी जो है सरकारी संस्था है संगीत की, उसका जो है स्टेट लेवल का जो कंपटीशन मैंने टॉप किया है। अरे वाह, क्या बात, प्राउड ऑफ यू। ये सब आप सब मित्र लोगों की दुआएं हैं। और संगीत के कार्यक्रम मैंने पूरे ऑल इंडिया में किए हैं। और इसके अलावा विदेश से भी काफी ऑफर्स आए थे, क्योंकि सर्विस में था, 2007 से सर्विस में हूँ, तो इसलिए बाहर जा नहीं पाया। क्योंकि लंबे लंबे रूट आते थे कि कोई 40 दिन का प्रोग्राम है, कोई 60 दिन का है, कई देशों की यात्रा है। लेकिन मेरा पूरा ऑल इंडिया जो है 2001 से मैं घूम रहा हूँ म्यूजिक के क्षेत्र में, तो मेरा पूरा ऑल इंडिया खुदा पड़ा है। क्या बात है, मतलब ये संगीत की ये वाला पक्ष तो हमें पता ही नहीं था। आई होप सो कि भरत जी आप जानते थे इस बारे में थोड़ा? मैं, हाँ, श्याम सुंदर की प्रतिभा के बारे में तो मैं पहले से ही जानता था, क्योंकि ये स्कूल समय से ही संगीत में काफी इंटरेस्टेड थे। तो और मैंने काफी सुन भी रखा है, काफी प्रोग्राम वगैरह के बारे में भी मैंने जान रखा है कि काफी अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते रहे हैं। पर मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आप दोनों की दोस्ती काफी मशहूर रही है स्कूल के समय से, तो एक दूसरे के बारे में आप काफी कुछ फिर भी जानते होंगे। जो है सबसे पहला जो परिचय हुआ उनसे, श्याम सुंदर जी से, तो कोई घटना याद है आपको? कब पहली बार आप मिले थे, लगा था कि हाँ यार ये बंदा कुछ अपने टाइप का, तो दोस्ती करनी चाहिए, ऐसा हुआ कभी? हम सबसे पहले पब्लिक जूनियर स्कूल में क्लास 6 में मिले थे। अच्छा, दोनों की शिक्षा अलग अलग स्कूलों से? हाँ, हम दोनों अलग अलग स्कूल से रहे थे, तो हम पब्लिक जूनियर स्कूल में क्लास 6 में मिले थे। और वहाँ क्लास 6 में ही मैंने देखा कि श्याम सुंदर जो हैं वहाँ पे, उस समय भी इनकी संगीत में काफी रुचि थी, तो वहाँ जो भी प्रोग्राम जो होते थे वहाँ पे ये बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते थे। तो मुझको बड़ा अच्छा लगता था इनको देख करके। मैं भी उत्साहित होता था कि काश मैं भी जो है संगीत में या कुछ गाने में या बजाने में कुछ कर सकूं। तो उसी चीज को देख करके मुझे फिर इनसे मित्रता करने की जो है आशा हुई। तो कभी ऐसा हुआ कि मतलब आपने भी अपने सुर आजमाए हो थोड़े से, मतलब लोगों को डराया अपने सुरों से? नहीं, मैंने कोशिश तो की, लेकिन मेरा फील्ड स्पोर्ट्स का रहा, तो मैं हमेशा जो है खेल कूद की तरफ भी मेरा ज्यादा रुझान रहता था। बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस बात को। इनके साथ में एक और दोस्त थे हमारे, प्रहलाद जो थे, प्रहलाद नाम था शायद उनका। जी, मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ, और वो उसमें शायद स्कूल के सबसे अच्छे उस समय हमारे दौर में गाने वालों में सबसे अच्छे थे वो। बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज थी वो, जो मेरे पसंद के लोग हो यार, क्या मतलब होती है आवाज। अभी भी वो उनकी जो आवाज जो है मेरे दिल में उतरी हुई है। हाँ, तो आपने बताया कि इनकी रुचि उसमें थी और आप भी जैसा चाहते थे कि पर वो बना सका। तो श्याम सुंदर जी, क्या आप भी भरत जी के बारे में ऐसा ही सोचते हैं? जी, जुड़ने के लिए कोई ना कोई आकर्षण सामने वाले में जरूर होता है। इन्होंने जैसे मेरे लिए बताया कि श्याम सुंदर में आकर्षण था, तो उस प्रकार मैं इनके बारे में बताऊंगा कि भरत सिंह जी जो हैं खेल में बहुत आगे थे। और उसमें आपको भी ध्यान हो और भरत जी को भी ध्यान हो कि कक्षा 6 में जब हम लोग मिले थे, तो जब खाने की छुट्टी हुआ करती थी इंटरवल, तो उसमें राजेंद्र मास्टर थे हमारे स्कूल में। जी। और वो हमको खेल खिलाते थे, संतन बड़ी खिलाते थे और गिट्टा फोड़ खिलाते थे। एक खेल खो भी खिलाई थी उन्होंने, हालांकि लेडीज गेम होता है। ये होता था कि हम और भरत जी उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि सर आज जो है गिट्टी फोड़ खिलवाइए, तो वो गिट्टी फोड़ ही खिलवाते थे। तो भरत जी का इंटरेस्ट गेम में था। नहीं, राजेंद्र में था। तो ये विशेष इनका जो खेल रहा है, जो मुझको याद है, हालांकि ये बहुत पुरानी बात है कि कबड्डी सबसे प्रिय गेम रहा है इनका। अच्छा, भरत जी का कबड्डी में ही मेरी फिर रुचि बढ़ी। और क्योंकि ये हाइट में बहुत कम थे, मेरी हाइट ज्यादा थी उस समय। तो आज भी हालांकि हाइट इनकी कम है मुझसे, मतलब मुझसे कम। और ये इनकी फैसिलिटी है, मैं बताऊंगा। ये इनकी अच्छाई है, फैसिलिटी है। तो गेम जब हम लोग खेलते थे, तो ये गेम में सबसे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, उसमें जो पार्टिसिपेट करते थे और जीतते भी थे। तो हमारी मंशा रहती थी कि भरत जी हमारी टीम में रहें हमेशा। तो उस परिप्रेक्ष्य में इनसे हमारी दोस्ती और लगाव बढ़ता गया। और एक समय ऐसा आया कि उसी स्कूल में, उसी क्लास में हम लोग घनिष्ठ मित्र के तौर पे आगे आए। वैसे मैं श्याम को बताना चाहूंगा, आज भी मुझे मलाल है, मेरी कम लंबाई का मुझे आज ही मलाल रहता है। नहीं, लेकिन भरत जी ऐसा हमें तो ये आप सोच रहे हैं, वरना ऐसा है नहीं। नहीं, ऐसा है।
मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरी भी लंबाई, अगर बाकी लोग जैसे मेरे फ्रेंड थे उनकी ऐसी लंबाई होती तो मैं अपने खेल में और निखार ला सकता था और आगे बढ़ सकता आप था। सोचते हैं, लेकिन हमें हमेशा ऐसा लगा कि आपकी लंबाई कम होने के नाते फुर्ती बहुत है आपके अंदर। हाँ, मुझे भी ये लगा कि आप बहुत आगे थे उस समय, हम लोग से भी आगे थे। ओके, तो ये बात होगी खेल कूद की, लेकिन मैं जैसा भरत जी कह रहे हैं मैं उनकी बात से बिल्कुल भी कन्विंस हुई, क्योंकि इनकी जो स्पेशलिटी है वो मुझे लगता है कि शायद लंबाई ही एक स्पेशलिटी है इनकी। और वैसे भी आप हर कोई जानते हैं कि मतलब जिस गेम में ये आज हैं, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे, तो उसमें लंबाई कोई ज्यादा इतनी इम्पोर्टेंस रखती नहीं है। आई होप आप मेरी बात से कन्विंस होंगे। तो भरत जी, मैं अब आपसे पूछता हूँ, आपने जो सवाल छेड़ा है मैं थोड़ा उसके बारे में चर्चा करता हूँ। तो मतलब आप आज जो हैं, क्या ऐसा सोचा था कि आप वो ही बनेंगे, या मन में क्या प्लान था, मतलब सपना जो ड्रीम होता है अपना, तो उससे कहाँ अलग पाते हैं आपको अपने आप को? मेरा जो सपना था वो क्रिकेट के फील्ड में ही आगे जाने का सपना था। तो ये आपको कब लगा कि अब मुझे इसमें काम में आगे बढ़ना है? एक्चुअली मैं जब क्लास 9th में था हजारीमल चौहानी स्कूल में, तो जब मैं शायद मेरी उम्र 13-14 साल की रही होगी, तो मुझे सबसे पहले एक जोनल लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने का एक मौका मिला। अच्छा। हाँ, मैं आगरा 13 साल की उम्र में ही मैं सिलेक्शन हुआ था, जोनल लेवल की टीम में सिलेक्शन हो गया था और मैं आगरा गया था। तो उस समय फाइनेंशियल कंडीशन ठीक न होने की वजह से मेरा अंडर 14 जो यूपी लेवल की टीम थी वहां पे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। ओके। हाँ, तो उसी समय मैंने मन बना लिया था कि मुझे क्रिकेट के फील्ड में आगे जाना है, बढ़ना है। हाँ, लेकिन उस समय के जो सर्कमस्टांसेस जो थे, घर से थोड़ी सी सपोर्ट ना हो पाने के कारण मैं उस फील्ड में आगे न जा सका। एक्चुअली मैं आपके पिताजी में ना अपने पिताजी को दिखता हूँ, तो जो आपके पिताजी का जो आपके लिए रोल है वो एग्जैक्टली मेरे पिताजी के लिए भी वैसा रोल था। जी। तो जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे जी। पर मैं समझ गया कि आप इसके लिए बारे में आपने काफी कुछ सोचा, पर उतना हो नहीं पाया जो आप चाहते थे। लेकिन फिर भी मैंने क्रिकेट की फील्ड में काफी अचीव किया। हाँ बिल्कुल, आई होप सो। मैं पूरा वृंदावन जानता है। हाँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ में, सनत जयसूर्या जैसे खिलाड़ियों के साथ में मैं कभी खेल पाऊंगा। अच्छा, तो ये ऐसा कब तो थोड़ा कैसा शेयर करेंगे थोड़ा सा? ये 2010 और 11 की बात है। उस समय मेरी क्रिकेट जो है वो पीक लेवल पर थी। ओके। हाँ, तो उस समय द्विवेदी जी ने जो है वृंदावन की टीम बनाई थी, वृंदावन क्रिकेट क्लब के नाम से। जी। तो उसमें पूरे मथुरा डिस्ट्रिक्ट के सबसे टॉप प्लेयर्स थे उस टीम के अंदर में, तो उसमें मुझे भी खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या बात है, प्राउड मोमेंट है। हाँ, तो 2011 में क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था यहाँ वृंदावन में। जी। श्रीलंका की टीम आई हुई थी। आई थी। हाँ। अच्छा, तो जयसूर्या और वो शायद। हाँ, जयसूर्या, कालू वितरना, ये सब जो तो वृंदावन की टीम में, हमारी टीम में आरपी सिंह और क्या कहते हैं, मैं और ये शिखर धवन वगैरह, हमारे यहाँ भी 2-3 प्लेयर हमारी टीम से खेले थे, बाकी मथुरा वृंदावन के बाकी प्लेयर्स थे। तो मुझे भी उस मैच में खेलने का मौका मिला था। तो मतलब ये तो कभी से भूलने वाला मोमेंट रहा हो कि इतने बड़े ड्रेसिंग रूम शेयर करना। बिल्कुल, ड्रेसिंग रूम हमने जयसूर्या के साथ में उस समय ड्रेसिंग रूम शेयर किया था, तो वो मेरे लिए एक जो है एक लाइफ टाइम अचीवमेंट वाली बात है, इतने बड़े प्लेयर के साथ में ड्रेसिंग रूम शेयर करना। बिल्कुल, क्योंकि हम दर्शक अगर होते हैं दूसरे केवल जयसूर्या का मैच देखने, उसी को मान लेते हैं कि मेरा लाइफ मूवमेंट है, और आपने उनके साथ में ड्रेसिंग रूम शेयर किया, ये तो बहुत बड़ी बात है अपना। ओके, तो दिस इज आपके लिए जो मूवमेंट था, मैं समझ सकता हूँ कि शायद आपको उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए तो उसका एक मलाल होता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरा एक सवाल है थोड़ा सा, जो आपने वैसे इसमें जोड़ दिया कि क्या आप क्रिकेट से एक ऐसे फ्रस्ट्रेट बंदे हैं जो न केवल खुद को बल्कि लोगों को भी लगता था कि आप में इससे ज्यादा प्रतिभा है और उसमें खेलने का कौशल है, लेकिन आप उस जगह पर ना पहुंचने का ये मलाल होता है आपको? नहीं, मेरे को मलाल तो होता है, क्योंकि अगर मुझे वो जो मेरे को चांस मिला था 13-14 साल की उम्र में जब तक था, अगर वही उसी समय अगर मेरे को थोड़ी सी बैकअप सपोर्ट मिल जाती मेरे को, तो मैं शायद आज क्रिकेट के फील्ड में किसी और मुकाम पे होता। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि चलो एक देखो टैलेंट होता है तो उसको बार-बार मौके मिलते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक मौके से जिंदगी खत्म हो जाती है? क्योंकि आपने प्रतिभा थी, नो डाउट हम सभी जानते थे, क्योंकि मैंने भी आपके साथ में काफी क्रिकेट खेला है लोकल लेवल पे। आप मेरे साथ शायद नौजील टूर्नामेंट में भी गए हैं, तो मैं आपको हमेशा बहुत अच्छा क्रिकेटर मानता था, मुझे लगता था कि हमारी टीम में होनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है, आपके पास जो प्रतिभा थी उसके साथ में तो आगे भी और भी मौके आने चाहिए थे।
जैसा कि आप जानते हैं हम यूपी में रह रहे हैं और यूपी के अंदर में कंपटीशन बहुत है क्योंकि आबादी यूपी की बहुत है। और यहाँ यूपी में प्रॉब्लम ये है, जैसे अगर आप मुंबई से क्रिकेट खेलते हैं तो मुंबई से डायरेक्ट आप मुंबई सिटी से मुंबई की रणजी टीम में आप डायरेक्ट आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है। अगर वहाँ पे आप किसी भी लोकल लेवल पे अगर अच्छा परफॉर्म करते हो तो डायरेक्ट आप मुंबई की टीम में सेलेक्ट हो जाते हैं। जबकि यहाँ का प्रॉब्लम है, आप पहले आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल से खेलना है, फिर वहाँ परफॉर्म करके फिर आपको जोन लेवल पे जाना है। जोन लेवल पे जाने के बाद में फिर कहीं जाकर के आपको स्टेट लेवल पे टूर्नामेंट में खेलने का कहीं जाकर के मौका मिलेगा, और तब तक जो प्लेयर जो होता है वो ओवर एज हो चुका होता है। फिर उसमें अप्रोच और ऐसा दोनों चीज चाहिए होता है। काफी सारी उसमें बैकअप सपोर्ट चाहिए होती है, जो उस समय हम लोगों के पास में नहीं थी, क्योंकि हम लोगों की उस समय कंडीशन भी वैसी नहीं थी। मतलब हम लोग लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं उतना पैसा होते भी अपने पास में नहीं। तो मैं समझ सकता हूँ आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि मुझे भी हमेशा लगता था कि यार इस बंदे को जाना चाहिए। और एक बार ऐसा हुआ भी था शायद आप लोगों को दिल्ली में कुछ टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट किया गया था, शायद 10-15 दिन का टूर था आप लोगों का, काफी लोग इसमें गए थे, आप ही थे उसमें? उसमें ये दिल्ली का तो नहीं था, फरीदाबाद का टूर था। हाँ, फरीदाबाद का टूर था। फरीदाबाद के टूर में सिलेक्शन था। वहाँ पे एक ट्रायंगुलर सीरीज थी, तो उस ट्रायंगुलर सीरीज के लिए हम लोगों का सिलेक्शन हुआ था और हम वहाँ पे काफी दिन रुके भी थे और काफी सारे वहाँ मैचेस खेलने का मेरे को मौका मिला। वहाँ नाहर सिंह स्टेडियम है फरीदाबाद में, नाहर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जहाँ काफी सारे मैचेस इंटरनेशनल खेले जा चुके। तो वहाँ पहली बार मेरे को टर्फ पे खेलने का मौका मिला था। अच्छा, काफी अच्छा अनुभव रहा वहाँ पे मेरा। अच्छा, उसके टूर के बारे में मैंने काफी कुछ सुना था वैसे, कि क्योंकि सब प्लेयर जब लौट के वृंदावन आए ना तो एकदम से अपने अपने घरों में छुप गए। जैसे 2-4 बंदों को मैं जानता हूँ, जैसे सोनू था हमारे साथ में। हाँ। तो हम उनसे पूछा था तो कोई घटना के बारे में बताने को तैयार नहीं हो रहा था, और ये फिर क्या हुआ, 1-2 साल में वो घटना बुला दी गई। लेकिन जब आप फिर साथ में बात कर रहे हैं तो ये याद आ रहा है, कुछ ऐसा हुआ था क्या वहाँ पे जो कोई बताने के लिए तैयार नहीं? इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे बताने की। ऐसा था कि जब टीम हमारी वहाँ पे पहुंची, किसी को इतना एक्सपीरियंस नहीं था टर्फ क्रिकेट पर खेलने का। हाँ, टर्फ क्रिकेट पर खेलने का एक्सपीरियंस ना होने की वजह से ये हुआ था कि वहाँ पे जब पहला मैच जब हमारी टीम ने खेला वहाँ पे, तो हमारी टीम केवल 16 रन पे ही आउट हो गई। मात्र 16 रन पे आउट हो गई। तो उस समय हमारी टीम के जो मैनेजर थे उनको बड़ा बुरा लगा कि हाँ, क्योंकि पूरी की पूरी की टीम को 16 रन पे आउट होना एक 16 रन का स्कोर बहुत परफेक्ट स्कोर होता है। तो ये घटना जो थी वो काफी सारे प्लेयर्स के दिल में जो है वो घर कर गई। तो जब वो यहाँ लौट के आए वापस, तो कुछ लोगों ने तो अपना जो है बाहर निकलना ही बंद कर दिया, क्योंकि एक मार्केट में ये सब चीजें बड़ी जल्दी फैल जाती हैं लोकल एरिया। और फिर आप जो प्लेयर जितने गए थे सबकी रेपुटेशन नो डाउट बहुत शानदार थी और सब अच्छे थे खेलने में। हाँ। अच्छा, तो ये घटना थी जिसकी वजह से लोग बता नहीं रहे थे कि हमारे साथ हुआ क्या है। हाँ, क्योंकि मैं 2-3 बार जानने की कोशिश की, लेकिन उस बारे में पता नहीं लग पाया, पर आपने आज बताया कि शायद ये वजह थी। ये डिसाइड किया गया था वहाँ पे, ये टॉप सीक्रेट है, आप किसी को ना बताए। अभी आपको देखो पता लगी क्या होगा। हाँ, ये क्योंकि ये एक टॉप सीक्रेट रखने की बात होती सभी लोगों में कि भाई किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हम लोगों के साथ में ऐसी भी कोई घटना हो गई है। पर ये तो तब होता है ना जब अभी भी हो, सब तो अलग अलग हो गए, तो घटना। हाँ, अभी इसको काफी दिन बीत चुके हैं, तो आप शायद इसको लेकर कोई माइंड नहीं करेगा। ओके श्याम जी, फिर अब आपसे मैं शुरुआत करता हूँ कि आपको जो है भरत जी के बारे में ऐसा क्या खास लगता है आपको, जो इनका आज भी आपकी दोस्ती इनके साथ बरकरार है? मतलब क्या चीज है जो आपको बांधे रखती है आज इनके साथ में? इनका तो ये पूछिए कि क्या चीज नहीं है जो मुझे अच्छी नहीं लगती। क्या बात कर दी आप? इनका जो है कद कांटे है, पर्सनालिटी है, बोलने का तरीका है इनका, और इन सब क्या चलो भौतिक चीजें तो है ही हैं। कुल मिलाकर इनका दिल बहुत साफ है और शुरू से साफ रहा है, जो दिल में है वही जुबान पर है। एक्चुअली ये सच्चे व्यक्ति थे पहले भी, कि मतलब आप सोच रहे हो कि मेरी इसकी तारीफ करें तो इनके पूछे गए सुनी नहीं किसी के बारे में। ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके बारे में किसी से भी पूछेंगे आप मेरे अलावा, बिल्कुल तो यही शब्द होंगे सभी के, क्योंकि ये खरा बोलने वाले व्यक्ति हैं। हाँ, मैं भी आपकी बात से बिल्कुल एकदम करने थी, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो आपकी दोनों की काफी सारी बातें मतलब एक साथ में जी, बहुत काफी ज्यादा। हम एक ही सीट पर बैठते थे, एक ही साथ जाते थे, और मैं बता दूं, अगर टॉयलेट भी हम जाते थे तो सर से एक साथ पूछ कर निकलते थे कि सर टॉयलेट,
तो वो कहते चलो ठीक है दो। कभी कभी कोई टीचर टाइट रहते थे मैथ के, जैसे राधेश्याम जी सर, मुझे नाम याद है आज, तो वो कभी भी 2 बच्चों को एक साथ टॉयलेट भेजते ही नहीं थे। तो हम पहले से प्लानिंग से आते थे कि श्याम तू पहले निकल जा, भरत मैं थोड़ा बाद में आऊंगा। तो इस तरह से हम 1-2 घंटे के अंतराल से बनते लेकर। तो दरअसल यही दोस्ती होती है कि जब हम एक दूसरे को फॉलो करते हैं और इसीलिए दो लोगों के दिल मिलते हैं। जी सवालों का सिलसिला यही खत्म होता है और इससे हमारा एक और सेगमेंट हम चालू करते हैं, अगले दौर में प्रवेश करते हैं, जिसका के नाम है कुछ तो दोस्त कहेंगे। दोस्तों भरत जी और श्याम जी, इसमें क्या होता है कि आपके जो कॉमन फ्रेंड है वो लोग आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं और कुछ क्लैरिफिकेशन आपसे करना चाहते हैं। तो उसके आप लोग तैयार होंगे और एक्साइटेड भी होंगे जानने के लिए कि वो कौन से ऐसे दोस्त हैं कॉमन फ्रेंड जो आपसे सवाल करना चाहिए। तो क्या मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनको लाइन पे दे दूं? बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार प्रदीप जी, मैं इंद्रजीत बोल रहा हूँ और 11 फीट से। आपके दोनों दोस्त मेरे साथ में है, मिस्टर श्याम जी और भरत जी। हाँ जी, राधे राधे सर। राधे राधे प्रदीप जी। राधे राधे जी, व्यास जी नमस्कार। नमस्कार भरत जी, नमस्कार। नमस्कार श्याम सुंदर जी। जाओ प्रदीप जी, क्या हाल चाल? बस प्रभु जी बढ़िया हैं, आप सुनाइए। बहुत दिन बाद आज बातें हो रही हैं आपकी हमारी। ये सब इंद्रजीत जी को श्रेय जाता है कि जिन्होंने हम सब बाल सखाओं को एकत्रित करके जो है और सभी को आप पुरानी बातों का इसमें करवा रहे हैं, ये सारा श्रेय इंद्रजीत को जाता है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जी भरत और श्याम जी, ये प्रदीप जी आपके साथ लाइन पे, इनकी कुछ इंक्वायरी है आप जो आपसे करना चाहते हैं। प्रदीप जी आप पूछिए जरा से। जी मैं पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हम बाल सखाओं को मिलाने के लिए यारों का स्टेशन, ये नाटक एपिसोड काफी अच्छा चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। और मैं कोई सवाल नहीं पूछना चाहता हूँ, मैं एक बचपन की यादें हैं वो भरत जी के साथ साझा करना चाहता हूँ कि हेलो भरत जी। हाँ लाइन पे हूँ, बोलिए। हाँ बिल्कुल, आपको याद होगा जी कि स्कूल लाइफ में हम लोग क्रिकेट खेलते थे जी, और आप एक अच्छे क्रिकेटर थे। एक टूर्नामेंट खेलने के लिए आप नौझील गए थे। बिल्कुल याद है। वो तो टूर्नामेंट हमारे साथ ही था। हाँ है ना, हाँ इंद्रजीत भी थे उसमें। जी। और मैं तो नहीं था खैर, लेकिन मुझे पता है। और भरत जी को वहाँ उन्होंने बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया और उनको वहाँ मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद। और जब ये घर पर आए उस अवार्ड को लेकर, तो कुछ खट्टी मीठी यादें थी जो उनके पिताजी ने उनको दी। तो ये पता क्या होगा कि वो अवार्ड को देख के पिताजी ने कितनी प्रसन्नता जाहिर की, पता है थोड़ा अंदर तो लगा सकता हूँ कि कितना जबरदस्त फनी रहा होगा। तो भरत जी बताइए। ये ऐसी घटना थी, ये मतलब ये था कि मुझको उस दिन मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था। और मैन ऑफ द मैच के अवार्ड में मेरे को 2 जग दिए थे, एक छक्का मारने पे एक जग मिला था और एक मैन ऑफ द मैच का जग मिला था। हाँ, तो उस समय हम जब लौट के वापस आ रहे थे तो शाम हो गई थी। अब वो शाम हो गई थी तो मार्च में उस समय आप जानते थे, मार्च से उस समय तांगे चलते थे। शाम को तांगे चलते थे। हाँ, और शाम को तांगे चलना 6 बजे बाद बंद हो जाता था। जी। अब वहाँ पे कोई वाहन नहीं था, तो वहाँ से मैंने क्या किया कि दौड़ लगाई वहाँ से मार्च से। ओके। अब मार्च से दौड़ लगाई, यहाँ पे तो शाम हो गई। अब जैसे ही मैं घर के पास पहुंचा तो मुझे पता था कि पापा जो है नाराज हो जाते थे कि जब भी ऐसा था घर पे कि अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं तो पापा के आने से पहले आपको घर पे आ जाना है, और कहीं आपसे पहले अगर पापा आ गए और आप उनके बाद में घर में घुस रहे हैं तो बस। तो जैसे ही मैं घर के पास आया तो मैंने पापा को बाहर बैठे हुए देखा तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि मुझे लगा मैंने कि आज मेरी पिटाई की नंबर आने वाला है। लेकिन ऐसा तो नहीं लगा आपको कि मैं मेलोडी में जीत गया हूं तो पापा खुश होंगे, इनाम देंगे? नहीं, उस समय ये था ना, उस समय पापा को मेरी प्रतिभा पे दरअसल इतना भरोसा नहीं था, तो वो सोचते थे कि ये खाली मस्तीखोरी करने जाता है। जी। हाँ, तो एक्चुअली मेरे को पापा को जब मेरी प्रतिभा पे मेरी कैसे हुआ वो स्वागत बताइए। स्वागत तो ये हुआ कि मैं छुप के निकल के आया दूसरे दरवाजे से, उसके दूसरे दरवाजे से जाके घुसना पड़ा मुझे घर के अंदर में। अच्छा। हाँ, मैं घर में जाकर के बैठ गया, घुस गया जाकर के घर में,
और उसके बाद में मैं बुक्स कॉपीज अपनी लेकर के बैठ गया। तो जैसे पापा को ये लगे कि नहीं, बच्चा तो पहले से ही पढ़ रहा था घर के अंदर। फिर मम्मी ने जा करके जैसे तैसे करके पापा को मनाया कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो पहले ही टाइम से आ गया था घर पे। तब जा करके उस दिन जान बची थी। नहीं तो पापा ने वो विश्व कप नहीं देखे? नहीं, विश्व कप दूसरे दिन देख लिए फिर। विश्व कप दूसरे दिन देखे, उस दिन नहीं देखे। उस दिन तो मम्मी ने जैसे तैसे करके उनको मना लिया। मैंने ये सुना था कि उसी जो कप आपके हाथ में थे, उसी के हाथों आपका स्वागत हुआ था के जरिए। उसी विश्व कप में चाय पिलाई गई। बोले एक सुबह शाम की दोनों डोज मिली आपको? डोज मिलने वाली थी, लेकिन मिलते मिलते रह गई। वो मम्मी की कृपा रही। ये दरअसल मुझे लगता है कि हर क्रिकेटर की एक शुरुआती लेवल की यही कहानी होती है। मैं भी काफी फिटा हूँ अपने पिताजी से, और प्रदीप जी के आगे रहे हैं। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। मेरे पिताजी जो थे पहले तो नहीं सपोर्ट करते थे, लेकिन 2008 की मैं बता रहा हूँ आपको एक घटना। 2008 में वृंदावन में टूर्नामेंट हुआ था। तो 2008 में वृंदावन में टूर्नामेंट हुआ था, जो पहला 2020 टूर्नामेंट था, जो डे नाइट हुआ। मैंने उस टूर्नामेंट में मैं एक ही बार आउट हुआ था, और लगभग मैंने 130-140 रन बनाए थे। अच्छा। हाँ, 3 मैचों के अंदर में एक ही बार आउट हुआ था। तो पापा ने पहली बार पापा जी ने जाकर के वहां टूर्नामेंट को देखा, और लाइव मेरे बैटिंग की परफॉर्मेंस देखी। तब आकर के घर पे उन्होंने पहली बार मुझे शाबाशी दी कि बेटा बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा किया, और मैं तेरे ऊपर पहले ही भरोसा कर लिया था, शायद कुछ आगे हो जाता है इसमें। तो उसमें सचिन तेंदुलकर का नंबर नहीं आ पाता शायद ऐसा हो सकता था। लेकिन उसमें सेंटिमेंट तो हुआ होगा कि मतलब पापा अगर तारीफ करें हम लोगों के, तो यार बताओ। नहीं, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ, क्योंकि बिल्कुल पहली बार हम लोगों को ना, मैं बताऊंगा आपको, मुझे भी गुस्सा आता था, जैसे आपको भी आता होगा। वैसे पिताजी को मैं मतलब ऐसे नहीं फील करता था, लेकिन जब मैं प्रेमपाल के पापा को देखता था, मुझे अपने पिता बहुत गुस्सा आता था। आई होप सो कि आपको भी ऐसा ही होता होगा, क्योंकि उसके पापा बड़ा सपोर्ट करते थे। वो गंदा खेले अच्छा खेले, उसके पापा हमेशा ही ताली बजाते थे। आई होप सो कि आपको याद हो, शायद उसके पापा हर मैच में मौजूद होते थे। मुझे हमारे एक और मित्र थे, आप जानते हो उनको, पवन शर्मा, जो ब्रह्मकुंड पे रहते थे। हाँ। तो उनके पिताजी भी हमेशा उनका सपोर्ट करते थे, और जहाँ भी वो क्रिकेट खेलने जाया करता था, उनके साथ ही जाया करते थे। तो वो दाढ़ी वाले थे ना अगर वो? हाँ, वही। तो उसमें बड़ा महसूस होता था ना कि यार हम लोगों के पापा ऐसे क्यों नहीं है। बिल्कुल, ये हमें महसूस होता था। चलिए, इस बात फनी मोमेंट। और व्यास जी, आपका अगली जो आप शेयर करने जा रहे हैं, सवाल करने जा रहे हैं श्याम जी से, वो आप पूछ सकते हैं। हाँ, अरे श्याम जी, राधे राधे जी। राधे राधे भैया। अरे एक चीज बताइए, हम बचपन से साथ पढ़े हुए हैं, हमने देखा कि आपके अंदर एक प्रतिभा छुपी हुई थी तबला बजाने की। बिल्कुल। और मुझे तो ये बताइए कि आपने एजुकेशन और म्यूजिकल लाइफ को कैसे इसमें तालमेल बैठाया आपने, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब भी आप इसमें रुचि रखते हैं कि अब केवल टीचिंग लाइन में ही व्यस्त हो गए हैं अब? नहीं, दरअसल मैं आपको बता दूं, प्रदीप जी और सभी लोग सुन रहे हैं, भरत जी भी हैं और इंद्रजीत जी हैं, कि केवल मेरी रुचि नहीं है संगीत में जी। म्यूजिक इज माई लाइफ, मतलब जीते ये उस लाइफ। म्यूजिक इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ जी। यानी कि संगीत भी मेरा जीवन है। अगर मैं किसी भी दिन अगर अपना संगीत नहीं बजाऊं या नहीं गाऊं या तबले का रियाज नहीं करूं, प्रैक्टिस नहीं करूं, तो वो उस दिन मेरा सबसे बुरा दिन होता है। मतलब दिन अधूरा लगता है कि कुछ पूरा नहीं आता। हाँ, कुछ अधूरापन सा महसूस होता है कि आज यार कुछ अधूरापन सा रह गया, कि मैं तबला का रियाज नहीं कर पाया, प्रैक्टिस नहीं कर पाया, या कोई प्रोग्राम है वहां नहीं जा पाया। मतलब कुल मिला करके जिस दिन मेरा संगीत में नहीं जाता है 1 मिनट भी, तो वो दिन मेरा सबसे मनहूस दिन होता है। ये मेरी बिल्कुल आत्मीय बात है ये जो है। तो प्रदीप जी का सवाल ये था कि आप सामंजस्य कैसे बिठाते हैं, मतलब एक सरकारी नौकरी होने के बावजूद आप कैसे? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था, क्योंकि म्यूजिक एक साधना का विषय है जी। ये साधना हमारी शुरू हुई जब मैं 11th में था हजारीमल कॉलेज में जी। 1996 की बात है। तब से मैंने संगीत शुरू किया था सीखना, और इस उद्देश्य से शुरू किया था कि मुझे एक आगे चल के बहुत बड़ा संगीतकार ही बनना है केवल जी।
तो उसके बाद हुआ क्या, मैंने कभी जीवन में सोचा नहीं कि मैं कभी टीचर बनूंगा, और टीचर में भी मैं कोई सरकारी टीचर बनूंगा, ठीक है। बिल्कुल भी जीवन में इसके विषय में सोचा ही नहीं था, क्योंकि इत्तेफाक से मेरे पिताजी सरकारी विभाग में थे, एजुकेशन ऑफिसर थे और बेसिक विभाग में ही, तो उन्होंने मेरे को इसमें प्रेरणा दी कि तुम इस विभाग में आओ और बीटीसी करो और ऐसे इस लाइन में आइए। तब जाकर के मैं 2007 में बेसिक शिक्षा विभाग में मैंने एंट्री की। लेकिन चूंकि संगीत मेरा जो चल रहा था वो 96-97 से ही मेरा जो चल रहा था, 97 में हमने हाई स्कूल की, तो 1998 से मानिए मैं 11th में आया था। तो क्या आपके शौक के पूरा होने की वजह मतलब आपके पिताजी का एक अच्छे रैकेटरी पद पर होना और पैसे से क्योंकि मतलब वेल सेटल थे, तो ये भी एक वजह है कि आप अपना शौक पूरा कर पाए? क्योंकि जैसे भरत जी के साथ या बाकी लोगों के साथ भी ऐसा हुआ हो? मुझको संगीत में लाने वाले मेरे पिताजी ही थे। अच्छा। मेरी बुआ जी भी संगीतकार हैं, मेरे बुआ जी के बेटा संगीतकार हैं, मेरे चाचा जी हैं रियल, वो भी संगीतकार हैं। तो मतलब ये तो जीन में है आपके में ना? ये मेरे जीन में है, क्योंकि और एक और बात है, मेरे पिताजी एजुकेशन ऑफिसर थे, फिर भी संगीत में रुचि बहुत थी उनकी। वो संगीत सुनना और संगीत कार्यक्रम देखना, संगीत कार्यक्रम का आयोजन कराना, ये सब उनका बहुत बड़ा मतलब इंटरेस्टेड विषय था पिताजी। जी। तो गर्मियों की छुट्टी में हम लोग क्या करते थे, दोनों भाई पतंग वगैरह उड़ाते थे, छतों पे डोलते थे। तो हमारे पिताजी क्या क्या कहते थे, अब चलो तुम छुट्टियां हो गई, चलिए संगीत विद्यालय। तो ग्वालियर मंदिर आपने देखा होगा, जी। ग्वालियर मंदिर में संगीत विद्यालय चलता था। वो संगीत विद्यालय हमारे पिताजी ने ही शुरू किया, और वो भी जो शुरू किया था वो बॉम्बे की एक एक्ट्रेस थी बनमाला देवी पराग, इसीलिए हमें संगीत में डालने वाले ही पिताजी थे, और सरकारी नौकरी में डालने वाले भी पिताजी ही हैं। दोनों श्रेय पिताजी को ही जाता है पूरा। बिल्कुल। अब मेन बात में आता हूँ कि व्यास का जो प्रदीप जी का जो क्वेश्चन है कि दोनों में तालमेल कैसे बिठाना है, दे रहे दुरुस्त है, बताइए। क्योंकि ये तो देखो संगीत तो हमारे जीन में ही है, ब्लड में ही है, और डेली इसका हमें रियाज करना है। पूरे दिन हम सरकारी सर्विस के काम में रहते हैं, यानी सुबह से लेकर शाम तक पोलियो की दवा पिलानी हो, जनगणना करनी हो, बीएलओ की ड्यूटी करनी हो, सीएलओ करना हो, बालगणना करनी हो, पशु गणना करनी हो, आदि काम है। और रात में जो है मेरा नियम है, रात को खाना पीना नहीं, इस समय ये जो टाइम हुआ 10 से 12 बजे से 12 बजे तक मैं डेली जो है अपना तबला का रियाज करता हूँ, अभ्यास करता हूँ। और जो मेरे म्यूजिकल कार्यक्रम जो होते हैं तब मैं स्कूल से छुट्टी लेता हूँ। बहुत सुंदर। डेली मतलब डेली समय 24 घंटे में से आपने 2 घंटे अपने लिए भी निकाल रखे हैं? 2 घंटे में हाँ जी, मेरे अपने लिए यानी कि म्यूजिक के लिए। ये जरूरी है ना, अपने लिए भी कुछ ना कुछ समय निकालना मनुष्य को जरूरी है। ये कहना चाह रहा हूँ कि श्याम जी, अब हमें आपकी संगत करने का कब मौका मिलेगा, ये बताएं। अरे हम तो पड़ोसी हो, और व्यास जी भी पड़ोसी हैं हमारे। हाँ, अरे सुनिए जी। वर्तमान में भरत जी, श्याम जी और मैं, हम तीनों टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं जी। और हमारी योगी सरकार उत्तर प्रदेश की सारे टीचरों को महामानव की उपाधि से अलंकृत करने जा रही है। अनुग्रहित कर रखा है उन्होंने, क्योंकि जिस कोरोना से केवल एक व्यक्ति नहीं डरता है, वो है टीचर। योगी सरकार महामानव की उपाधि से अलंकृत करेगी, वो सरकारी टीचरों को करेगी, तो वो आपको मिलना है। तो अलग है उसमें। सही बात है, बिल्कुल सही करें। दरअसल होता भी है कि सरकार मतलब हर जगह ही होता है कि हर काम में टीचर को ही लगाया जाता है। तो आप जो करते हैं, मैं सैल्यूट करता हूँ आपको कि इतना कठिन काम के होने के बावजूद भी आप अपने प्रोफेशन या शौक को जिंदा रख पाते हैं। तो थैंक यू व्यास जी, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका व्यास जी। राधे राधे सबको भैया। थैंक यू व्यास जी, धन्यवाद। तो ये थे व्यास जी जिन्होंने आपसे उनके मतलब उनके मन में आपको लेके जो कंटा थी, उन्होंने आपसे पूछी। तो एक और मित्र हैं मेरे साथ में जो आपसे बात करने के काफी इच्छुक हैं, तो मैं उनको भी लाइन पे लेता हूँ। हाँ, मेरे दोस्त मेरे साथ लाइन पे हैं। भरत जी, आपको इनकी आवाज पहचाननी है और ये आपसे सवाल पूछेंगे। और श्याम सुंदर आप भी ये आपसे सवाल पूछेंगे, आपको इनके सवालों के जवाब न केवल जवाब देने बल्कि पहचानना भी है कि ये आपकी कौन सी कॉमन फ्रेंड है। ओके, हेलो। अरे श्याम सुंदर भाई को नमस्कार।
नमस्कार जी, नमस्कार। और भरत, मेरे प्यारे भरत भैया को भी नमस्कार। हाँ, ये हमारे प्रिय मित्र राहुल ठाकुर हैं। मतलब इनकी आवाज को कौन नहीं जान सकता है भाई, करोड़ों में आवाज में चल दिया। बबलू भाई, जी, बबलू भाई को जय जय राधे। जय जय राधे। तो बबलू जी, आप इनके बारे में कुछ जानना चाहते थे, कुछ आपके मन में कुछ मतलब कीड़ा चल रहा था पूछने के लिए, तो आप भाई हाँ, कीड़ा है, बहुत बड़ा कीड़ा चल रहा है भाई। तो आप पूछिए एक एक करके। सबसे पहले तो हमारे श्याम सुंदर की जात में कीड़ा चल रहा है मेरा। क्या श्याम सुंदर सुनिए, अरे सुनिए, श्याम सुंदर जी यार ऐसे मतलब ऐसे ना जाइएगा यार। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये सवाल कितने डरावने होने वाले हैं। नहीं, डेंजर सवाल दिखाई पड़ रहा है भाई। सवाल खराब हो ना हो, लेकिन हम खराब जरूर है, ध्यान रखना। नहीं, आप तो याद रखिए ना वो। हाँ, तो सबसे पहला सवाल है मेरा श्याम सुंदर जी के लिए। हाँ जी, बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ, तो श्याम सुंदर जी ये बताइए, आप बचपन से शरीफ हैं या अभी जाके शरीफ हुए? मतलब इनको मौका नहीं मिला इसलिए शरीफ है या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो राहुल जी, मैं बचपन से ही हूँ। हाँ, नहीं वो तो हमें पता है कि आप बचपन से हैं। जब से हम शायद पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तब से आपको कोई शौक भी नहीं था, कोई भी ऐसा वैसा काम करने का, लीगल काम करने का शौक नहीं था। आखिर क्यों, ऐसा क्या था आपका नहीं करता? ये मान लीजिए कि मेरा स्वभाव ही ऐसा था शुरू से कि शांत स्वभाव रहना और अपने दोस्तों में मस्त रहना, बस। ये काफी सही सवाल था। आई होप कि उन्होंने काफी अच्छी तरह से जवाब दिया। तो दूसरा सवाल आप उनसे भरत जी से पूछना चाहते थे? हाँ, भरत जी से बिल्कुल बिल्कुल। भरत जी है सहम गए लाइन पे हैं। सहम गए। हाँ, तो अच्छा भरत जी, अब एक सवाल आपसे भी रहेगा हमारा। बताएं। हेलो, पूछें। हाँ, पूछें। अरे भरत जी, एक बात बताओ, आपने वहाँ पे ज्ञान भरत जी, फिर तो ऐसा है, इसका मतलब इन पर प्योर पुख्ता सबूत हैं बबलू जी के पास। मजे हुए पत्रकार हैं, सबूत क्यों नहीं होंगे इन पे पुख्ता? देखिए भरत भैया, मैं बताऊँ, इंद्रजीत भैया ने मैं पहले ही बता दिया था कि आज आपसे क्वेश्चन करने, तो 2-3 घंटों से मैं सबूत इकट्ठे करने में लग रहा था। तो मतलब ये गूगल फोटोज में से वीडियो स्टोर की जाती है। अब अगर आप कहें तो फुटेज लगवा दूं फिर इसमें वीडियो में। चलिए, फिर इसके लिए हम अलग से एक ऑफ द रिकॉर्ड वाला शो रखेंगे। भैया ऐसे कोई फुटेज मत लगवा देना, परिवार बिगड़ जाए। हाँ, तभी तो मैंने कहा कि हम ऑफ द रिकॉर्ड इस बारे में बात करेंगे। ये सब बात अगर यारों तक ही रहे तो ही ठीक है। तो भी ठीक है। अच्छा, तो एक बात बताए भरत भैया, आप बचपन से ऐसे कि अभी जाके हुए ऐसे कमी नहीं हुए? अभी जाके हुए बचपन से तो खिलाड़ी रहे। सुनो भरत भैया, अभी तो आप शरीफ हो गए, बचपन में कमी नहीं थी। हाँ, बचपन में तो कमी नहीं थे, जब टीचिंग लाइन में आ गए तो वैसे तब शरीफ हो गए। हाँ, जब से भाभी ने आपको मारना चालू कर दिया, आप शरीफ हो गए। भाभी की मार से तो अच्छे शरीफ हो जाते हैं। लेकिन शायद बबलू के मामले में ऐसा उल्टा, मतलब कोई ऐसी मिली नहीं जो उनको सुधार पाए। ये बात सही है। ये बचपन से जैसे थे अभी भी वैसे ही है। अभी भी ऐसे हैं। आपने इनका इंटरव्यू नहीं सुना भरत जी का? आपने सबके मतलब खुले दिल से जो उन्होंने बात की है, मतलब हम और आप तो हर बार सोचते हैं कि ये चीज बोले ना जीत बोले, कभी आप इनका इंटरव्यू सुनना, यार बेटा सुनना, सबसे ईमानदारी से किया हुआ इंटरव्यू है अपने आप में जी। मुझे नहीं लगता कि किसी और बंदे ने किसी ईमानदारी से अपने बारे में मतलब खुल के कहा हो, क्योंकि हम भी जानते थे कि ये जो कह रहे हैं उससे काफी कुछ बवाल बन सकता है, पर ही डोंट शेयर के मतलब इससे कुछ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसा ही था ना बबलू जी। नहीं, ये खासियत है बबलू भाई की। बबलू भाई की ये खासियत है, ये जैसे हैं ये वैसे ही रहते हैं और हमेशा अपने बारे में मतलब दूसरों की इनके बारे में क्या राय है उसको ज्यादा तवज्जो नहीं देते। बिल्कुल, ये इनकी खासियत है। भैया देखो, हमारे पास तो एक ही फंडा है, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो वैसा ही रहना चाहिए। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं उससे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, आई डोंट केयर। बिल्कुल। तो थैंक यू बबलू और राहुल ठाकुर जी, आपने हमारे दोनों
मित्रों से सवाल पूछा और उन्होंने भी काफी एंजॉय किया और अपनी सबसे ईमानदारी से उन्होंने आपके सवालों का जवाब दिया। और बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों भाइयों के लिए। बस सेशन में ऐसे ही बने रहिए और मिलते हैं आपसे फिर कुछ दिनों के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल, थैंक यू बबलू जी। ओके। राहुल जी जा चुके कुछ कर सके, उन्होंने काफी संजीदा सवाल आपसे पूछे। आई होप सो कि जब हम बात करेंगे इस बारे में तो कुछ डिस्कशन होगा। तो इसी के साथ में हमारा ये राउंड यानी कि कुछ तो दोस्त कहेंगे खत्म होता है और मैं अगले राउंड की ओर बढ़ता हूँ जिसमें काफी फन होगा और आपको भी बहुत सारा मजा आएगा कि यार तो कुछ इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो दोस्तों जिसका के नाम है अफवाहों का बाजार। तो मार्केट में आपके बारे में अफवाहें फैल रही है, कुछ लोग क्लियर करना चाहते हैं। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया और उन्होंने कहा कि आप श्याम सुंदर के बारे में, भरत जी के बारे में जो अफवाहें फैली उनको कृपया क्लियर करें। तो आप तैयार हैं अपने बारे में अफवाहें सुनने के लिए, उनको जवाब देने के लिए? एब्सोल्युटली, बिल्कुल, वी आर रेडी। तो श्याम सुंदर जी आपसे शुरुआत करते हैं। जैसा कि 6वीं या 7वीं क्लास में आप, चूंकि आपकी जो पर्सनालिटी है वो आपकी उम्र से काफी कुछ कम आपकी एज दिखाती है जी। भरत जी आप भी कन्विंस हैं इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल, फुल्ली कन्विंस्ड। आज भी श्याम सुंदर तो आज भी ऐसे लगते हैं जैसे मान लीजिए कि 24-25 साल के कोई युवक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी बारे में आपके बारे में हुआ है कि जब आप बहुत छोटे थे 6वीं 7वीं क्लास में, जब आप पढ़ने गए तो बाकी बच्चों की तुलना में चूंकि आप बहुत कम उम्र के लग रहे थे तो आपको स्कूल के मास्टर राजेंद्र मास्टर जी ने गोदी में उठा लिया और स्कूल में मतलब हर क्लास में जाकर पूछा कि ये किसका छोटा भाई है और किसके साथ में आ गया। तो चूंकि आपको भी काफी मजा आ रहा था तो आपने कुछ कहा नहीं। जब बार बार पूछने पे आपने बताया कि सर मैं तो यही पढ़ता हूँ, तब जाके उन्होंने अपनी गोदी से आपको उतारा। क्या ये अफवाह सच है? काफी फनी है। नहीं, ये तो अफवाह, ये तो झूठी अफवाह प्रभु जी। अच्छा, लेकिन ये मैच तो करती है थोड़ा कि हो सकता है आपने कहा चलो राय। हाँ, ये मेरी लाइफ से और पर्सनालिटी से मैच तो कर रही है, क्योंकि मैं पूरी क्लास में जब कक्षा 6 में मैंने एडमिशन लिया था पब्लिक जूनियर में, पहली बार मैंने जब एंट्री की तो हमारे जो क्लास टीचर थे राजेश जी, आपने सही नाम लिया, उन्होंने मेरे को उठाया और बोले कि कौन सी क्लास का है? मैंने कि सर कक्षा 6 में आया हूँ। 6 में लगता तो है नहीं बिल्कुल 6 का। तो मैंने सर क्या कहूँ 6 में आया हूँ, सबसे इतना छोटा ऐसा लगता है मेरा कक्षा 4 में एडमिशन हुआ है क्या? हाँ, तो शायद ये अफवाह इसलिए भी बन गई है कि आपको मास्टर साहब ने उठा लिया होगा, फिर देख लिया होगा तो उनको याद होगा। उन्होंने बेटे पूछा कि मतलब आप इतने छोटे थे, उनको लगा कि कोई किसी का छोटा भाई किसी के साथ में आ गया। हाँ, ये आपको हालांकि मेरे को याद नहीं है, आपको याद होगी, लेकिन हाँ, मैं ये बात श्योर है कि मैं पूरी क्लास में सबसे छोटा था, उम्र में भी छोटा था, पर्सनैलिटी से भी छोटा था। बिल्कुल बिल्कुल। और राजेंद्र मास्टर साहब अगर किसी गोदी में उठा रहे हैं तो मतलब ये तो बहुत बड़ी प्राउड की बात है। प्राउड की बात है, बिल्कुल, नो डाउट। मतलब वो तो काफी सर से बंदे को हाथ में तो जोर से लगाते थे। ओके, इट वाज वेरी फनी अफवाह है आपके बारे में, सब थोड़ी बहुत सही भी है। तो भरत जी हम आपके साथ में आते हैं। आपके बारे में जो अफवाह है वो एक्चुअली आपके किरदार को मैच करती है जी। तो अफवाह ये है कि आप चूंकि एक स्पोर्ट्स टीचर हैं और क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो जब भी आप पीरियड लेते हैं स्पोर्ट्स का तो आप बच्चों को क्रिकेट ही खिलाते हैं और उसमें अमूमन आप बैटिंग खुद करते हैं और लड़कों से बॉलिंग करवाते हैं। और इसके आगे भी है। तो एक बार क्या हुआ कि आपके स्कूल लेवल के टूर्नामेंट में जब आपकी टीम चुनी गई तो मालूम पड़ा कि वहाँ 11 के 11 बॉलर ही निकले, बैट्समैन कोई निकला नहीं, क्योंकि बैट्समैन तो आप ही थे। ये तो एक कोरी झूठी अफवाह है। ऐसा है कि स्कूल में काफी सारे गेम्स है। क्रिकेट के लिए सर हमारे स्कूल में ग्राउंड नहीं है, तो क्रिकेट वहाँ सबसे कम होता है। ज्यादातर जो गेम होता है वो वॉलीबॉल का गेम होता है वहाँ पे। जी। तो ऐसा नहीं है कि केवल क्रिकेट ही क्रिकेट खिलाया जाए, ज्यादातर वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, टेबल टेनिस है, चेस है, काफी सारे गेम है। और ये तो इसलिए है ना कि जब क्रिकेट खेलते थे तो आप मतलब आपने सबकी बॉलिंग ही कराई तो इसलिए सारे बॉलर नहीं, ये इसमें थोड़ी सी सच्चाई हो सकती है, क्योंकि जब भी हम क्रिकेट खिलाते हैं बच्चों को तो मैं बैटिंग अक्सर कर लेता हूँ बच्चों के, क्योंकि बच्चों को थोड़ा ट्रेनिंग भी देना होता है, ये भी दिखाना होता है कि भाई कैसे खेलना है, बैटिंग करनी है, तो वो एक आइडिया देने के लिए मैं बैटिंग कर लेता हूँ उनके साथ में। लेकिन ऐसा नहीं है कि लगातार उनको बॉलिंग कराता रहूं, एक्चुअली मैं बॉलिंग भी करता हूं फिर बाद में। हाँ, वो तो आप करते ही हैं, पर मुझे लगा आप क्योंकि बैटिंग करना हर किसी को पसंद होता है तो आपने सबको बॉलर बना दिया। जब अंतिम 11 चुनी गई तो मालूम पड़ा बैट्समैन तो एक भी नहीं है, सब बॉलर ही है।
तो आई होप तो ऐसा भी नहीं होता, पर इट वाज वेरी फनी अफवाह है आपके बारे में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया अफवाह है। तो श्याम सुंदर जी आपके साथ में आते हैं अगली अफवाह के लिए। जी जी। अफवाह है कि आपको अपने घर में हुए डेकोरेशन का काम काफी पसंद आया था एक बार, तो वैसे ही डेकोरेशन को देख के आपने अपने स्कूल प्रशासन को पत्र लिखकर उन्हें राजी कर लिया कि इस स्कूल में ही वैसे रिनोवेशन कराया जाए, और वैसा करने में आप सफल रहे। और ऐसा आपने इसलिए किया क्योंकि आपको घर और स्कूल में मतलब एक जैसा ही फील हो। क्या ये अफवाह सच है एकदम? मतलब ये कैसे कर पाया? ये अफवाह जो है तो अफवाह ही है, तो अफवाह तो अफवाह होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सच है, क्योंकि घर की डेकोरेशन अलग होती है और विद्यालय की डेकोरेशन अलग होती है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई अपना घर अच्छा लग रहा हो तो घर की डिजाइन वाले स्कूल करवा दें। सही बात है। ओके, तो अगले आते हैं भरत जी आपके पास में। आपके बारे में एक छोटी सी अफवाह हो रही है जी। अफवाह ये है कि आप चूंकि इतनी कम उम्र के दिखाई पड़ते हैं, आप दोनों ही लोग, तो एक बार आपके साथ में जब आपके छोटे भाई के रिश्ते वाले आए तो गलती से उन्होंने आपको देख लिया और उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि नहीं जी, लड़के की उम्र तो बहुत कम है। तो क्या ये सच है? मतलब ऐसा हो सकता है कि आप अपने छोटे भाई से भी छोटे दिखते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई अफवाह है। क्योंकि जब मेरे छोटे भाई के लिए रिश्ते वाले आए थे तो एक्चुअली हम दोनों में लगभग 3 साल का अंतर है। तो वो ऐसा नहीं है, मुझसे छोटा ही दिखता है, काफी छोटा दिखता है। और मेरी शादी हो चुकी थी तो वाइफ भी थी वहाँ पे। तो अब जनरली जब वाइफ ही वहाँ पे सारा काम करने वाली है तो फिर ये सारी चीजें तो अपने आप ही साइड में हो जाती हैं कि भाई किसको देखना है किसको नहीं देखना है। तो ये भी हो सकता है कि डायरेक्टली उन्होंने सबसे पहले आपको देखा, उनको लगा। हाँ, देखा तो उन्होंने मुझको ही था। पहले आकर के जब संपर्क हुआ तो उन्होंने मेरे को ही देखा, तो उनको ऐसा लगा कि भाई यही लड़का तो नहीं है कहीं, इसकी उम्र तो काफी। हाँ। तो मतलब ये अफवाह थोड़ी बहुत मतलब 75% ठीक है। हाँ, तो थोड़ी बहुत आप मान सकते हैं इसमें, लेकिन ऐसा नहीं था कि क्योंकि मेरे और मेरे भाई की उम्र में 3 साल का अंतर है तो वो मुझसे काफी छोटा है। अब लेकिन दिखते भी छोटे होंगे ना वो तो। हाँ। ओके, तो दोनों के बारे में जो अफवाहें थी वो आप लोगों ने क्लियर की। अब एक आपके बारे में एक कॉमन अफवाह है, मतलब मुझे लगता है शायद ये अफवाह सच हो सकती है जी। तो श्याम सुंदर जी और भरत जी आपके बारे में अफवाह है कि आप दोनों का चूंकि शुरू से ही अच्छे दोस्त रहे, आपका तालमेल और एक दूसरे की समझ बेहतरीन है आपस में। तो ये आपसी तालमेल जो है आपका इतना बेहतरीन है कि आप दोनों लोग शाम को आपस में बातें करते हैं और अगले दिन का मेन्यू, कपड़े, यहाँ तक के फेस पाउडर और क्रीम भी डिसाइड कर लेते हैं। यही कारण है कि आप दोनों की त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। ये अब्बा बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है। तो यही कारण है कि आपकी त्वचा से जो आपकी उम्र का पता नहीं चलता है। भरत जी ने इस अफवाह को एक्सेप्ट कर लिया है। ये अफवाह आपकी बिल्कुल 101% सत्य ही है। मैं जानता हूँ कि अफवाह सच नहीं होती क्योंकि मिलना जुलना इतना हो नहीं पाता, पर ये काफी मतलब मैच भी कर रही है। अगर आप मैच करती है क्योंकि आपकी त्वचा से जो है कौन सा एक ऐड आता था जो आप पे फिट बैठता है जी। और फिर भी कुछ सिमिलैरिटीज हैं तो वो तो बाई चांस वाली बातें हैं। मतलब कुछ सिमिलरिटी का कि कुछ डिससिमिलरिटी मुझे तो लगता है सिंबल लगती है आप दोनों की, कद काटी, उम्र का पता नहीं चलना, तो सब चीज मैच करती है। फिट होना मतलब सबसे बड़ी बात। अच्छा इंद्रजीत जी, आपको इस विषय पर मैं अपनी एक बात बता दूं जी कि मैं पिछले साल जो है एक कार्यक्रम में गया था हाथरस। जी। और जो है हाथरस जब मैं गया था, लॉकडाउन से पहले की बात है, लगभग मार्च 1 की बात है। तो वहाँ जब मैं गया पहले दिन तो व्यास जी ने मेरे बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया कि हमारे जो तबला वादक आए हैं ये स्कूल में प्रिंसिपल है, सरकारी स्कूल में। तो लोगों में थोड़ी सी जागरूकता बढ़ गई मेरे प्रति। हाँ, मतलब जागरूकता बढ़ गई तो लोग मेरे शादी के संबंध लेकर के आते रहे 7 दिन तक। मैं 7 दिन उनसे रिक्वेस्ट करता रहा कि भैया मेरी शादी हो चुकी है, मुझसे बहुत सारे बच्चे हैं। बस यहाँ थोड़े से मैंने कमेंट कर दी फनी कि मुझसे भैया बहुत सारे बच्चे हैं, तो सभी लोग इसको मजाक समझते रहे 7 दिन। और 7 दिन तक उनको विश्वास नहीं हुआ कि इस बंदे की शादी हो गई है। और जब मैं 7 दिन बाद अपने वृंदावन घर आया तो वो हाथरस से वृंदावन आए और मेरे घर तक आए ये जानने के लिए कि बाजी इस बंदे की इतनी झूठ बोल रहा था कि शादी हो गई है।
मतलब उनको संभालना रेखा लगी जा रही है, तो दामाद और मुझसे ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपका गोत्र क्या है, पिताजी क्या करते हैं, और या बोले शादी संबंध वाली बात है। तो पूरी तरह से इंटरेस्टेड थे ना शादी करने के लिए। हाँ, अपनी जहाँ तक कि उन्होंने अपनी बेटियां भी मेरे को दिखा दी थी कि तो हमारी बेटी वो वाली। आजकल ऐसे होनहार जो है वो मिलते नहीं है ना लड़के। हाँ, नहीं मिलते, बात सही बात है। मतलब आप लोग हुए, ब्यास जी हुए, आपकी जमात में शामिल हैं, तो मतलब मुझे खुशी होती है कि मैं ऐसे लोगों के मित्रता में रहा हूँ और रह भी रहा हूँ, जो एकदम मतलब जिनका दामन जो है एकदम साफ है। जी जी ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद अफवाहों का बाजार क्लियर करने के लिए। इसके बाद एक छोटा सा राउंड है हमारा, वो है रैपिड फायर राउंड, जिसमें आप लोगों से सवाल पूछे होंगे और इसका बहुत समय में आपको जवाब देना। तो सबसे पहले मैं भरत जी आपके साथ में शुरुआत करता हूँ। ठीक। ये सवाल है कि क्या कोई आदमी अपनी विधवा की बहन से शादी कर सकता है लीगली? लीगली? हाँ, लीगली तो कर, अपनी विधवा की बहन से? हाँ, आप जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? अच्छा, आप फंस गए। आप अब मुझे बताइए कि कैसे करें आप विधवा की बहन से शादी? विधवा की बहन से? अपनी विधवा की बहन से तो नहीं करेगा। नहीं, ठीक है। मतलब जब बंदा मर चुका है। हाँ, नहीं, सही है। दूसरा व्यक्ति कर सकता है, सही है। हाँ, बस दूसरा व्यक्ति करता है, मतलब आदमी नहीं कर सकता ना। हाँ, वो तो उसकी विधवा है तो कैसे करेगा? हाँ, तो श्याम जी आपके साथ में भी रैपिड फायर है, लेकिन आप भरत जी के मुकाबले जल्दी जवाब देने की कोशिश करें। जी। सवाल ये है कि अगर आपके मामा जी की बहन तुम्हारी मौसी नहीं है तो वह तुम्हारी क्या लगेगी? नहीं, मेरी मामा जी की बहन तो मेरी माँ लगेगी। अगर मौसी नहीं है तो? नहीं है तो और क्या, माँ ही है। चलिए, एक्यूरेट, आपने एकदम सही जवाब दिया। आई एम हैप्पी कि आप फंसे नहीं। भरत जी आपके साथ में, यदि कोई डॉक्टर आपको 3 गोलियां इस हिदायत के साथ में दे कि हर आधे घंटे में 1 गोली खानी है, तो गोलियां कितनी देर में खत्म होंगी? गोलियां? हाँ, 1 घंटे में खत्म हो जाएंगी। अच्छा, थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए कैसे। वैसे मुझे पता है, पर आप बताइए। जैसे पहली गोली अभी लेगा, फिर आधा घंटे बाद दूसरी गोली और 1 घंटे बाद तीसरी गोली। बिल्कुल, आपने सही जवाब दिया। आई होप सो कि आप टीचर है, मैं समझ गया। तो श्याम जी, अब अगली जो रैपिड फायर है वो आपके पास है। जी, एक रुमाल है, उसका अगर हम एक कोना कैंची से काट दें तो टोटल कितने कोने बचेंगे? 5 बचेंगे। वाह, क्या बात है। भरत जी, आप कन्विंस हैं इनकी बात से? जी, आप कन्विंस हैं इनकी बात से, इन्होंने जो आंसर दिया है? हाँ, अगर एक कोना काट दे तो कितने कोने बचेंगे रुमाल में? रुमाल में कितने कोने बचेंगे? 5 तो नहीं, ये रुमाल डिवाइड हो जाएगा, 6 कोने हो जाएंगे उसमें। वो कैसे? अगर हम बीच से उसे काटेंगे तो 3 में डिवाइड हो जाएंगे वो। नहीं, वो जो काटा हुआ ऐसा है उसको तो अलग फेंकेंगे। अच्छा, तो 3, फिर तो 3 रह जाएंगे। 3 कैसे रहेंगे? बीच से एक कोना हम काट देंगे, थोड़ा सा एक कोना काटने पर 5 हो जाएंगे। अगर एक ही कोने काटेंगे तो 5 हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सवाल ये था। सही है। तो थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में पधारने के लिए, और मुझे बहुत ही मजा आया आपके साथ में काम करके। और आई होप सो कि आपने भी उतना ही आनंद लिया हो जितना आनंद मुझे आया इस कार्यक्रम में। बिल्कुल हमें बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे इस प्रकार के कार्यक्रम में पहली बार आने का मौका मिला, और ये मौका जो पॉसिबल हो पाया वो भी इंद्रजीत जी आपकी वजह से हो पाया है। तो आपके प्रोग्राम में आने का जो है, मुझे जो है कि अगर आगे कभी मौका मिलता है तो मैं उसके लिए उत्सुक रहूंगा, और ये मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम बहुत बहुत आभारी हैं जो इस प्रकार से आपने हमको मौका दिया। और जो इतने पुराने जो मित्र हैं उनसे इस प्लेटफॉर्म पे आकर मिलने का जो हमें मौका मिला है, वो बहुत ही सुंदर जो है एक अनुभूति हमें एहसास हो रहा है उस चीज का लेकर के। थैंक यू, मैं भी बहुत आभारी हूँ कि आपने हमें एक ही बार में हाँ कह दिया, और मैं आपसे ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि मैं 2-4 दिन से कंटिन्यू आपके बारे में लिख रहा था, आप और श्याम जी के बारे में जी। तो मुझे पुरानी यादें करके, क्योंकि आपके बारे में अगर कुछ चीज लिखते हैं तो हमें पुरानी चीजों को याद करना पड़ता है, तभी वो चीजें निकल के आ पाती है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो श्याम जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे तो मेरा पता नहीं है क्योंकि आप कलाकार हैं, तो ये चाहता हूँ कि हम एक दोस्ती के ऊपर कोई एक ऐसा आपके मुंह से सुनना चाहेंगे तब गाना जो थोड़ा दोस्ती को परिभाषित करता हूँ और यारों के दर्शक को थोड़ा मैच करता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, कोशिश करूंगा। हालांकि मेरा मुख्य विषय है, मैंने बचपन में बहुत गाया है, लेकिन गायन छोड़े हुए काफी वर्ष हो गए,
मुख्य रूप से मेरा तबला वादन है, लेकिन क्योंकि मुझे दोस्तों के लिए गाना है, ये मेरा सौभाग्य है और मैं जरूर कोशिश करता हूँ 2 लाइन गाने की। तो प्लीज हम लोग ध्यान से सुनने के लिए तैयार हैं। दोस्ती नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ला 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 ला। थैंक यू इंद्रेश जी, थैंक यू वेरी मच। आपको आई होप सो काफी मजा आया होगा। तो सुंदर जी, हमारे प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपके मतलब आपका दिन कैसा रहा आज का? आज का दिन बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। मेरे पुराने मित्र आपने मेरे साथ में शेयर किए और मेरे बाल सखाओं से मेरी मुलाकात कराई और यारों के टसन में मैंने पहले भी कई बार सुना है ये प्रोग्राम। आज मुझे इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। और मैं आज बहुत खुश हूँ, यानी कि इतना खुश हूँ कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। कहाँ भरत जी जो मेरे पुराने जिगरी दोस्त हैं, काफी दिन से हम मिल नहीं पाए थे, और बबलू जी भी आए, प्रदीप व्यास जी भी आए, तो सभी से आपने मिलवाया, बातें करवाई, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। आगे भी जब भी कोई कार्यक्रम ऐसा आपको हो तो मुझे जरूर पार्टिसिपेट कराएं, ऐसे ही मेरी आपसे अपेक्षा है। बिल्कुल श्याम जी, मैं आपकी बातों से मतलब एग्री करता हूँ। और सच पूछे तो मतलब मेरे मजे की तो कोई सीमा नहीं है, क्योंकि मुझे वास्तव में दोस्ती जो शब्द है मैं बड़ा उसको सीरियसली लेता हूँ। मुझे बहुत मजा आता है दोस्तों के साथ जी। तो आज के प्रोग्राम में केवल आपको ही नहीं, मुझे भी बहुत बेहद खुशी है और मैं बहुत ही एक्साइटेड था इस कार्यक्रम को लेकर। तो जी, तो थैंक यू भरत जी और थैंक यू श्याम जी हमारे साथ में पढ़ाने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। क्योंकि विदाउट यू इट विल नॉट बी पॉसिबल। ओके, आपका फोर्स। मैं सेम लाइन में आपके लिए भी कहना चाहूंगा कि अगर आप भी होते तो मतलब ये प्रोग्राम कैसे इतना सक्सेस होता। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे बोथ ऑफ यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू।